गुड इवनिंग एवरीवन। कल हमने जो टाइप ऑफ कंपनीज जहां तक किया है, ठीक है, उसको थोड़ा सा लास्ट से बस स्मॉल कंपनी से स्टार्ट कर लूं, ठीक है, क्योंकि स्मॉल कंपनी पे हमने वाइंड अप किया था। स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 में दी गई है। जो इस बुक में जो आपके पास प्रिंट है बच्चे, दिस इज ओल्ड क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया अब चेंज हो गया है। आप सब अपनी बुक में ना चेंजेस कर लेना। मैं आपको अमेंडमेंट दिखा रही हूँ, जो नई अमेंडमेंट आई है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट ने ही ये इशू किया था। ये अमेंडमेंट कब आई है? 15 सितंबर 2022 को आई है। इसमें पहले ये होता था कि अगर हमने पेड अप कैपिटल, ठीक है, देखनी है या फिर टर्नओवर देखनी है, तो पेड अप कैपिटल के लिए क्राइटेरिया था 2 करोड़ का और टर्नओवर के लिए क्राइटेरिया था 20 करोड़ का, ठीक है। इवन आपकी बुक में बहुत ज्यादा पुराना लिखा हुआ है। अभी जो नया प्रोविजन डाल दिया गया है, चेंजेस कर दिए गए हैं, वो ये कर दिया गया है कि पेड अप शेयर कैपिटल वो आपकी होगी 4 करोड़, ठीक है, और टर्नओवर हो गया आपका 40 करोड़। ये वहां पे चेंज कर लो। क्या चेंजेस आए हैं डेफिनेशन में? पहली बात, वो कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और आपके टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन दो क्राइटेरियाज को मीट करते हो, साथ में एक भी तोड़ दिया, तो आप स्मॉल कंपनी नहीं रहोगे। तो ये बोथ वाली कंडीशन की बोथ है। 4 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल, इससे नीचे रहना, और टर्नओवर 40 करोड़ की, इससे नीचे रहना। अगर इससे नीचे रहोगे, इससे कम रहेगा आपका डेटा कि आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम है एंड आपकी टर्नओवर 40 करोड़ से कम है, तभी आप बोल पाओगे कि मैं एक स्मॉल कंपनी हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये क्राइटेरिया सब में कॉमन ही है, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं आए कि अगर आप एक होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी हो, देन यू कांट से कि आप एक स्मॉल कंपनी हो। इसके अलावा अगर आप सेक्शन 8 वाली कंपनी हो, तब भी आप स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते, या कोई भी ऐसी कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट में होती है, वो भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। और एक चीज तो कल ही डिस्कस कर ली थी कि पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है। यहाँ पे ये लिखने का उसका मतलब ये है कि सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड ही स्मॉल कंपनी हो सकती, पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। ये दोनों चेंजेस कर लिए सबने। एक बार मुझे मैसेज करके कंफर्म करो बच्चे, ये दोनों चेंजेस कर लिए? समझ में आ गया क्या चेंज हुआ है? ओके, आगे बच्चे अभी नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बेस्ड ऑन कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब कौन आपकी कंपनी पे कंट्रोल करता है, उस हिसाब से ये डिसाइड किया जाएगा कि आपकी टाइप ऑफ कंपनी कैसी है। जैसे कि कंट्रोल के अकॉर्डिंग कंपनी दो तरह की हो सकती है। अगर देखें तो कंट्रोल के अकॉर्डिंग पहला जो कैटेगरी है वो है होल्डिंग सब्सिडरी, कि होल्डिंग सब्सिडरी को कंट्रोल करती है, कंट्रोल। और सब्सिडरी कंट्रोल्ड बाय होती है, कंट्रोल्ड बाय मतलब सब्सिडरी को होल्डिंग कंट्रोल करती है, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए, मतलब एक दूसरे के लिए अलग डेफिनेशन हो जाती है, इनका नाम अलग हो जाता है। अगर हम किसी को बोल रहे हैं वो होल्डिंग कंपनी है, दैट मीन्स उसकी कोई सब्सिडरी है। अगर हम किसी को बोल रहे हैं वो सब्सिडरी कंपनी है, दैट मीन्स उसकी कोई होल्डिंग है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन भी बन जाती है कि कोई भी ऐसी कंपनी, होल्डिंग कंपनी रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मीन्स ऑफ सच कंपनी आर सब्सिडरीज कंपनी। उसके कहने का मतलब है कि अगर एक कंपनी होल्डिंग है, उसके नीचे दो सब्सिडरीज हैं, उसके अंडर हैं, तो हम कहेंगे वो दोनों सब्सिडरीज कंपनी। वहीं अगर सब्सिडरी कंपनी की बात करें, जिस कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी है, उसे हम सब्सिडरी कंपनी कहते हैं, ठीक है। मतलब होल्डिंग कंपनी उसे बोलते हैं जिसकी कोई सब्सिडरी, और सब्सिडरी कंपनी उसे कहते हैं जिसकी कोई होल्डिंग। दिस इज सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। अब ये सीखने वाली बात है कि किसी को हम अपनी सब्सिडरी कब कहते हैं, व्हाट क्रिटेरिया द पर्टिकुलर कंपनी हैव टू मीट टू बी कॉल्ड एज सब्सिडरी। कि अगर सब्सिडरी कहना है तो क्या चीजें ओके होंगी, टिक होंगी, तभी हम उसे सब्सिडरी बोलेंगे। जैसे अलग अलग क्राइटेरिया है। सबसे पहले बच्चे एक क्राइटेरिया होता है 50% का क्राइटेरिया। 50% का मतलब होता है वोटिंग पावर, कि 50% से ज्यादा वोटिंग पावर अगर होल्डिंग कंपनी के पास है। वोटिंग पावर कैसे आती है? शेयर होल्डिंग से। तो इनडायरेक्टली कहूं तो 50% से ज्यादा जिसके पास शेयर है, तो हम कह सकते हैं कि वो कंपनी हमारी होल्डिंग कंपनी।
मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जो 1/2 से ज्यादा, 1/2 मतलब 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल होल्ड करती है, तो हम कहेंगे कि उस पर्टिकुलर कंपनी की सब्सिडरी आई। देन कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर 50% से ज्यादा नहीं है उसके पास शेयर, बट स्टिल हमारे मैनेजमेंट को वो कंट्रोल करता है, हमारे काम करने वाले पर्सन्स पे उसका पूरा कंट्रोल है, तो हम कहेंगे कि वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होंगे ये कंट्रोल करता है। कॉम्पोजिशन इन द सेंस न्यू डायरेक्टर अपॉइंट होना है, या किसी डायरेक्टर को डिसअपॉइंटमेंट देनी है, या फिर जिसकी भी पहले से पुराना डायरेक्टर है और उसकी रीअसेसमेंट करनी है, किसी अगले साल भी डायरेक्टर बनाए या ना बनाए। ये सारे डिसीजंस में अगर कोई बंदा पूरा कंट्रोल रखता है, उसके कहने से वो डिसीजन होते हैं, तो हम कहेंगे वो हमारी होल्डिंग कंपनी। वही अगर ऐसा नहीं है, उसके पास हमारे आधे से ज्यादा शेयर होने चाहिए, तभी वो हमारी होल्डिंग कंपनी बन पाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब कंट्रोल वर्ड ढूंढना बड़ा जरूरी है। हम कंट्रोल दो ही चीजों से प्रूव कर सकते हैं। पहला, या तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोज करता हो, दूसरा उसके पास 50% से ज्यादा की शेयरिंग हो। ठीक है, इन दोनों में से एक भी होगा तो वो पर्टिकुलर कंपनी कहलाएगी होल्डिंग कंपनी। ठीक है, इसके अलावा बच्चे यहाँ पे जो भी वर्डिंग लिखी आप चाहे तो सेम यूज कर सकते हो, अदरवाइज अपनी मतलब से भी लिख सकते हो। बस आपके मीनिंग में ये दो बातें आनी चाहिए कि होल्डिंग कंपनी उससे कहते हैं जो किसी और कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर रखती है, या उस दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोज करने की, को इलेक्ट करने की पावर रखती है। ठीक है, तभी वो होल्डिंग कंपनी बनती है। इसके अलावा किसी को अगर सब्सिडरी बनाना है तो फिर वो उल्टा हो जाएगा, उसको प्रूफ करना पड़ेगा मैं सब्सिडरी हूं क्योंकि मेरी एक होल्डिंग कंपनी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है बच्चे कि दो कंपनीज, एक जैसे मैं आपको बताती हूँ, एबीसी एक कंपनी है, डीएफ एक कंपनी है, ठीक है, जी एक कंपनी है, ये तीन कंपनीज है। एबीसी होल्डिंग कंपनी है डीईएफ की, क्योंकि एबीसी के पास डीईएफ के 50% से ज्यादा शेयर। आगे बात करें तो डीईएफ की कंपनी है के पास जी के 50% से ज्यादा शेयर है। अब जी के लिए डीईएफ इज अ होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो एक ये भी रिलेशन पिक्चर में आ जाता है कि कई बार आपकी सब्सिडरी की वो आगे सब्सिडरी है, आपकी सब्सिडरी की वो आगे सब्सिडरी है। ठीक है, तब भी वो आपकी सब्सिडरी ही कहलाती है। मतलब एबीसी के लिए भी जी सब्सिडरी बन जाएगी, एबीसी के लिए बी जी सब्सिडरी बन जाएगी। डीएफ के लिए तो है ही है, क्योंकि उसके पास डायरेक्टली उसके 50% शेयर है, क्योंकि डीएफ के पास उसके 50% शेयर है और डीएफ के 50% शेयर एबीसी के पास है, इसलिए जी एबीसी की भी सब्सिडरी बन जाती है। तो इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं सब्सिडरी की सब्सिडरी आ गई। ठीक है, if of any other subsidiary company of a holding company, the composition of a company board of director shall be seemed to be controlled by another company if that other company exercise some power at its discretion, can appoint and remove all or majority of the director। वही उन्होंने दोनों बातों को एक्सप्लेन किया है कि 50% से ज्यादा का मतलब क्या है, कि हाँ उसकी सब्सिडरी बन जाती है, इवन सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी होती है। दूसरी बात उन्होंने एक्सप्लेन की है कि हम कैसे बोलेंगे कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, अगर वो किसी एक डायरेक्टर को या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करता हो या फिर उन्हें रिमूव करता हो, निकालने की पावर है, तभी कहेंगे वो हमारी होल्डिंग कंपनी। ठीक है, यहाँ पे बच्चे कंपनी का ध्यान रखना, कंपनी मतलब यही है कि वो भी आगे कंपनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ये लेयर्स बनती जाती हैं, जो ये मैंने लेयर आपको समझाई सब्सिडरी की सब्सिडरी, कि होल्डिंग कंपनी मीन इट्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज के साथ उसका लेयर का रिलेशन है कि उसकी सब्सिडरी की भी आगे सब्सिडरी। अगर ओवरऑल इस पॉइंट को समझाऊं तो आपने होल्डिंग कंपनी के आगे लिखना है कि होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ये कहता है, एक ऐसी कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहते हैं विच हैज एनी सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, आगे सब्सिडरी की बात करें तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 कहता है सब्सिडरी कंपनी इज अ कंपनी हु हैज एनी होल्डिंग कंपनी। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब आएंगे कैसे साबित होगा कि कोई हमारी होल्डिंग कंपनी है, तो दो बातें हैं। पहली बात, वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोज करता हो, दूसरी बात उसके पास 50% से ज्यादा की वोटिंग पावर। तो ये दोनों चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी, ये दोनों चीजें प्रूफ हो जाती हैं तो वो हमारी सब्सिडरी बन जाती है, तभी हम कहेंगे कि पर्टिकुलर कंपनी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी।
ठीक है, एक बार रीड कर लो, लिखना अपनी लैंग्वेज में, नो नीड टू ग्रास्प कि ये रटने की जरूरत नहीं है। देन यू विल अंडरस्टैंड। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया, होल्डिंग कंपनी, ठीक है। दूसरी टाइप ऑफ कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है, वन विच हैज एनी सब्सिडरी, दिस इज सिंपल डेफिनेशन। उसको हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं जिसकी आगे कोई सब्सिडरी कंपनी। ऐसे ही सब्सिडरी कंपनी इज द वन विच हैज अ होल्डिंग कंपनी, जिसकी कोई होल्डिंग कंपनी। ये हो गई आपके लिखने की बात, ठीक है। इसके बाद में एक चीज ये है कि किसी को ये कहने के लिए कि वो हमारी सब्सिडरी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी हैज टू प्रूफ टू थिंग्स, टू क्रिटेरिया। अगर ये दो क्रिटेरिया मीट होते हैं, इनमें से कोई भी हो गया, तो हम कहेंगे कि हाँ उस होल्डिंग कंपनी की वो सब्सिडरी कंपनी है। फर्स्ट वन इज कि इस होल्डिंग कंपनी के पास उस दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स होने चाहिए। वोटिंग राइट्स का मतलब शेयर्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, उसके पास उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोजिंग पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर कौन होते हैं, मेन पर्सन जो कंपनी का सारा काम करते हैं। तो उन मेन पर्सन को अपॉइंट करना, उन मेन पर्सन को रिमूव करना, दीज आर वेरी बिग डिसीजन। अब जिस बंदे के पास इतनी बड़ी पावर है कि वो किसी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, जिसे चाहे रिमूव कर सकता है, तो इसका मतलब वो एक पावर रखता है। वो पावर रखता है तो दैट मीन्स वो एक बड़ी कंपनी है, होल्डिंग है, और उसके नीचे वो सब्सिडरी कंपनी है। जैसे अगर हम कहें कि कोई किसी को आपकी बात माननी ही पड़ेगी कुछ भी हो जाए, अब कोई कंपनी दूसरी कंपनी की बात क्यों मानेंगी, वाई दे विल से यस वट एवर दैट होल्डिंग कंपनी से। वो होल्डिंग कंपनी को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं आपके 50% ज्यादा शेयर मेरे पास है, तो ऑब्वियसली आई एम द ओनर, अल्टीमेट ओनर ऑफ योर कंपनी, ठीक है। ऐसे ही अगर वो वही डिसाइड करेगा वो कंपनी कौन चलाता है, तो इट इज ऑल्सो शोज अ अल्टीमेट ओनरशिप, ठीक है। तो इसी से ये ओनर टाइप पे ये दोनों कंपनीज अलग अलग है। कंट्रोल किसके पास है, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है, सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसे कोई कंट्रोल करता है, ठीक है। ये उसके बेसिक मीनिंग्स है जो आपने याद रखने हैं, और आपका आंसर भी इन्हीं बातों से बिल्डअप होना चाहिए, अपनी लैंग्वेज पे लिखना। डन अवनीत, क्वेश्चन नोटेड। चलो अभी आगे नेक्स्ट टाइप है इसका, एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी बच्चे वो कंपनी होती है जिसके 20% शेयर्स किसी और के पास हो, 20% से ज्यादा शेयर होल्डिंग कंपनी के पास हो, तो हम कहते हैं उस होल्डिंग कंपनी की ये एसोसिएट कंपनी। अगर 50% ज्यादा वोटिंग पावर हो तो ऑब्वियसली उसका नाम क्या आ जाएगा, सब्सिडरी। अगर 20% से ज्यादा वोटिंग पावर है पर 50% से कम है, तभी उसका नाम पड़ जाता है एसोसिएट कंपनी। कि हाँ हमारी वो बात इतना हम उनपे रोक नहीं डाल सकते जितना हम सब्सिडरी कंपनी पे डाल सकते हैं, पर फिर भी वो हमारी बात सुनेंगे कि हमारे पास सब्सटेंशियल शेयर। सब्सटेंशियल का मतलब ज्यादा तो नहीं है पर इतना जरूर है कि वी कैन मेक अ मार्क ऑन दैट, कि वो हमारी बात को सुने, हम जो कहीं उस पर ध्यान दें, तो उसे कहते हैं वो एक होल्डिंग कंपनी की एसोसिएट कंपनी। अब उसकी डेफिनेशन पढ़ लो। As per section 2 subsection 6, in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence, कि वो उस पे असर डाल पाती है, but which is not a subsidiary company। मतलब सब्सिडरी पे भी कोई असर डालता है, सब्सिडरी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस प्रूव करने के लिए आपको 50% से ज्यादा की वोटिंग होनी चाहिए आपके हाथ में। बट अगर आपके पास सिर्फ 20% से ज्यादा की वोटिंग है तो हम कहते हैं कि वो एसोसिएट कंपनी, ठीक है, ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। और टोटल शेयर कैपिटल कहने से कहते हैं हमारा मतलब है इसमें पेड अप शेयर कैपिटल भी आएगा और साथ में कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी आएंगे। इसको इतना डीपली याद करने की जरूरत नहीं है।
बस ये याद रखना है 20% से ज्यादा की टोटल शेयर कैपिटल की शेयरिंग जिस कंपनी के पास होती है उस कंपनी के लिए ये पर्टिकुलर कंपनी एसोसिएट कंपनी होती है, और जिसके पास 50% से ज्यादा की वोटिंग होती है उसके लिए ये कंपनी सब्सिडरी कंपनी होती है। डन। एक चार्ट ड्रॉ करके समझा देती हूँ, वेट एक एग्जांपल की तरह समझा देती हूँ। जैसे मान लो दिस इज ए कंपनी, बी कंपनी, सी, और ये सी कंपनी, सी कंपनी, ठीक है। अभी जो ए कंपनी है उसके पास सी कंपनी के 60% शेयर्स है, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन अगर देखें तो ए कंपनी सी कंपनी की क्या है, होल्डिंग, और सी कंपनी ए कंपनी की क्या है, सब्सिडी। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। सी कंपनी ए कंपनी क्या है, सब्सिडी। अब इधर एक एग्जांपल देती हूँ कि बी कंपनी के पास मान लो सी कंपनी के 25% शेयर, तो ये इसे क्या हो, इसकी सब्सिडरी कंपनी बनाता है, नहीं बनाता, क्योंकि 50% वाला क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ। पर ये इसकी एसोसिएट कंपनी, कौन सी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी, बिकॉज शेयरिंग उसके पास 25 से मतलब 20% से ज्यादा, तो इसलिए वो उसकी एसोसिएट कंपनी बन जाती है, सब्सिडरी कंपनी नहीं बनती, ठीक है। तो ये ए की कंपनी, ए के लिए सब्सिडरी और बी के लिए एसोसिएट है। तो यहाँ पे हम एक्चुअल में रिलेशन देखते हैं, कंपनीज का आपस में रिलेशन क्या है, वैसी वो कंपनी बन जाती है। कि अगर किसी कंपनी के साथ आपका रिलेशन ऐसा है कि उसके पास आपके 20% से ज्यादा शेयर है तो आप उसके लिए एसोसिएट हो। वही अगर आपके 50% ज्यादा शेयर है तो आप उसी कंपनी के लिए क्या बन जाओगे, सब्सिडरी कंपनी बन जाओगे। तो इट्स अ रिलेशन बिटवीन द कंपनी, जो ये डेफिनेशंस बना रहे हैं। आगे बच्चे, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनीज है बेस्ड ऑन कैपिटल। बेस्ड ऑन कैपिटल वेरी सिंपल, जैसी आपकी कैपिटल वैसी आपकी कंपनी। अगर आपकी कैपिटल लिस्टेड है तो आप लिस्टेड कैटेगरी में आओगे, अगर अनलिस्टेड है तो अनलिस्टेड कैटेगरी में। अब लिस्टेड का मीनिंग क्या है, आगे बच्चे, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड में क्या फर्क है। लिस्टेड कंपनी का मतलब है कि जिसने अपने शेयर्स किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाए, जैसे इंडिया में बीएससी, एनएससी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, और रिलायंस के शेयर मान लो बीएससी में लिस्टेड है, तो रिलायंस के शेयर बीएससी में कोई भी पर्सन, कोई भी आम इंसान जब चाहे वो उसे खरीद बेच सकता है, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि वहां पे उनके लिस्टेड करवाने का मतलब हो गया कि उनके शेयर्स पब्लिकली बिकेंगे, तो इट्स अ काइंड ऑफ पब्लिक शेयर्स, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कि ऐसी कंपनी जिसने अपने शेयर मार्केट में लिस्टेड करवाए हैं। ऐसे अनलिस्टेड कंपनी का मतलब जिसके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जिसके शेयर्स बहुत ही प्राइवेटली हेल्ड है, वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जाके उनका नाम नहीं लिखवाया। लिस्टिंग जस्ट मींस कि आपने स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपनी एलिजिबिलिटी लिखवा दी है कि आपके शेयर्स मार्केट में बिक सकते हैं। तो हम कहें आगे बच्चे अदर कंपनीज। अदर कंपनीज में अब अलग कंपनीज आ जाती है, ठीक है, जो किसी भी इन कैटेगरीज में फॉल नहीं करती, ठीक है। अदर कंपनीज में सबसे पहली कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 में। ये पूरा सीए फाइनल तक की डेफिनेशन कभी ना कभी सामने आती रहती है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है, किसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कब कहेंगे, जब किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास, जैसे इंडिया में एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी है, तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या फिर एनी स्टेट गवर्नमेंट, सारी स्टेट गवर्नमेंट में से किसी एक स्टेट गवर्नमेंट के पास, या ये भी हो सकता है कि आधा शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और आधा शेयर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। दिस कैन बी ऑल्सो पॉसिबल। ये तीन सिनेरियो है जो किसी कंपनी को एक पब्लिक कंपनी बनाते हैं, एक गवर्नमेंट कंपनी बनाते हैं। कि हम किसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी तब बोलेंगे जब उसके 50% से ज्यादा शेयर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है तो किसी और स्टेट गवर्नमेंट के पास है या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट के पास है। अगर ये भी नहीं है तो ये भी हो सकता है आधा आधा शेयर सेंट्रल के पास है, आधा शेयर स्टेट के पास है, दैट ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इसमें ये भी आ जाता है कि अगर एक मेन कंपनी है, मान लो ए कंपनी है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% शेयरिंग है, ए कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट 50% ओन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनर है उसका। आगे कोई बी कंपनी है जो ए कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, मतलब ए कंपनी के पास
इस बी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर है, ए कंपनी बी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करती है, तो कहते हैं कि ये जो कंपनी है ये भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाए, बी कंपनी बी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी सिर्फ इसी कारण क्योंकि उसे वो कंपनी ओन करती है जो खुद गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, किसके पास है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पार्टली आधे और पार्टली किसी और स्टेट गवर्नमेंट के पास है, मतलब कोई और बीच में ओनर 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड द सेक्शन इंक्लूड अ कंपनी विच इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी, उसमें कहता है वो वाली सब्सिडरी कंपनी भी आ जाएगी जो इस गवर्नमेंट कंपनी की आगे सब्सिडरी है। एक चार्ट बना के बच्चे समझा देती हूँ। गवर्नमेंट कंपनी, पहली बात हम इस कंपनी को ए कंपनी को जज करें वेदर इट इज गवर्नमेंट और नॉट, हम ये देखना चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं। पहला टेस्ट हम ये कर सकते हैं, मुझसे पूछेंगे आपका ओनर कौन है, तो वो कहेगा कि इतने परसेंटेज शेयर इसके पास है, इतने परसेंटेज शेयर इसके पास है, तो हम एक कंपनी को कहेंगे नहीं हमें ये बताओ 50% से ज्यादा शेयर आपकी किसके पास है। अगर एक कंपनी ने ये बोल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेरे 50% से ज्यादा शेयर है, तो उसने टेस्ट पास कर लिया, इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। अगर मान लो ये यहां उसका आंसर आ गया नो, तो फिर हम उससे पूछेंगे कि अच्छा ठीक है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, क्या आपकी कोई स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के पास है आपके शेयर। तो अगर यहाँ पे उसका आंसर यस आ गया तब भी हम उसे बोल देंगे गवर्नमेंट कंपनी। मान लो यहाँ भी उसका आंसर आ गया नो, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, ठीक है, तो हम उसे तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे क्या आधा आधा दोनों के पास है, मतलब 50% में आगे 25% हो सकता है, 20% 30% हो सकता है, मतलब उस 50% को दोनों मिलके ओन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बोल देती हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 20% शेयर है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास 20% है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 30% है, मिलके हो गया ना 50%। एक और एग्जांपल देती हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 15% है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास 15 है और सेंटर के पास है 30%, क्या अभी 50% हुआ, नो, फिर तो नहीं है गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ पे यस है, हाँ है गवर्नमेंट कंपनी। ऐसे अगर कहें स्टेट गवर्नमेंट के पास है 25% और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है 25%, यस तब भी ये बन गई, मतलब हमने 50% ढूंढना है। अगर वो 50% पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है तब भी गवर्नमेंट कंपनी है, पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट के पास है तब भी गवर्नमेंट कंपनी है, अगर दोनों के पास मिलके दोनों के शेयरिंग मिला के भी 50% बन रहा है तब भी गवर्नमेंट कंपनी है। अदरवाइज हम कहेंगे अच्छा आप ऐसी आप कह रहे हो आप तीनों में कहीं पे भी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, मान लो ये कंपनी के ना तो शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ना स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ना दोनों को मिला के 50% बनता है। फिर हमने ए से पूछा आपकी होल्डिंग कंपनी कौन सी है, ए ने बताया कि कोई डीईएफ कंपनी है जो मेरी होल्डिंग कंपनी, तो हमने डीईएफ को देखा, डीएफ में देखा कि 50 डीएफ इन तीनों में से एक पॉइंट को मीट कर है, जैसे मान लो 50% उसकी होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो यहां फंस गया अब ए भी बन गया गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि ए की होल्डिंग कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी, ए की जो होल्डिंग कंपनी है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, तभी बोला गया ऐसी कंपनी जो किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। आगे फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 में, इसमें ये बोला है फॉरेन कंपनी देखते वक्त आपने बस एक सिंपल सी बात पूछनी है, आपकी इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुई। इनकॉर्पोरेशन वर्ड अभी हमने एलएलपी एक्ट में भी पढ़ा था, इनकॉर्पोरेशन का मतलब आप बने कहाँ पे हो, फॉर्मेशन कहाँ हुई, आपने रजिस्ट्रेशन कहाँ पे लिए, अगर उसने रजिस्ट्रेशन लिए इंडिया में देन इट इज अ इंडियन कंपनी, इट्स नॉट फॉरेन कंपनी। अगर उसकी रजिस्ट्रेशन कहीं भी आउटसाइड इंडिया देन ओनली इट्स अ फॉरेन कंपनी। तो ऐसे कंपनी को हम क्यों देख रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंपनी इंडिया में वर्क करे, ही हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, वो इंडिया में काम करिए पर उसने इंडिया में कभी रजिस्ट्रेशन नहीं ली, तो ऐसी कंपनी को हम काम करना अलो करते हैं, गवर्नमेंट नेवर इंटरप्ट इन दैट थिंग। बहुत सारी फॉरेन कंपनीज आके इंडिया में काम कर रही हैं, ठीक है, जैसे एप्पल ने भी रिसेंटली इंडिया में आके यूनिट्स लगाई हैं,
तो इट डजंट मेक एप्पल अ इंडियन कंपनी, वो रहेगी तो फॉरेन कंपनी, क्योंकि वो बनी कहाँ है, बाहर बनी। तो ऐसी कंपनी को फॉरेन कंपनी कहा जाता है विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जो इंडिया में काम तो करती है, चाहे खुद करते हो, खुद डायरेक्टली आके यहाँ काम करें, या उन्होंने इंडिया में कोई एजेंट हायर किया हुआ है, या फिर ऑनलाइन भी क्यों ना काम कर रहे हो इंडिया में, जैसे फेसबुक ऑनलाइन इंडिया में काम कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके से आप इंडिया में अगर काम कर रहे हो, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो इंडिया में, पर आप बने रजिस्टर्ड इंडिया में नहीं हुए, तो आपको फॉरेन कंपनी बोलेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट ये देखना है कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, यस है, तो फिर उस ये देखना है हमें ये कि वो रजिस्टर्ड कहाँ पे हुई है। अगर वो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हुई है, देन इट्स अ फॉरेन कंपनी। ठीक है, एक बार रीड कर लो, दोनों रीड कर लो, गवर्नमेंट एंड फॉरेन, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट प्रॉफिट कंपनीज, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट बोल सकते हैं, या कंपनी नॉट प्रॉफिट, या फिर एनजीओ बोल सकते हो, कि जो प्रॉफिट कमाने के लिए जिनका मकसद कुछ और है, दैट हैज सम ऑब्जेक्ट, इवन वो ऑब्जेक्ट भी एक्ट में डिफाइन किया गया कि अगर आपका कोई चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, कि जैसे आपने कई होते हैं कि वो मतलब इंडिया में ट्रेड बढ़ाने के लिए काम करें, मतलब वो बिजनेसमैन नहीं है पर इंडिया में बिजनेस बढ़े इसके लिए एफर्ट लगा रहे हैं, या फिर आर्ट्स जो होती है, जैसे कोई भी पिक्चर्स वगैरह कोई ड्रॉ करते हैं, एनी ड्राइंग्स एंड ऑल, कोई भी आर्टिफैक्ट कुछ भी है जो उसे प्रमोट करते हो, साइंस को प्रमोट करते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो, स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, कोई रिलीजियसली काम चल रहा है, कोई चैरिटी का काम चल रहा है, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपका ऑब्जेक्ट, आपका जो मकसद है, दैट्स नॉट टू अर्न प्रॉफिट, इज टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव, कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हो सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो ऐसी कंपनियों पे एक ही रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, वो अपने मेंबर्स को कुछ दे नहीं सकते, दे नेवर पे डिविडेंड टू देयर मेंबर्स। ठीक है, दिस इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन दीज कंपनीज। ये एक रिस्ट्रिक्शन है, बट बहुत सारे फायदे भी हैं। जैसे सेक्शन 8 की बहुत सारी एग्जांपल्स दी उन्होंने, नेशनल नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, CII हो गया, FICCI हो गया, दीज आर ऑल रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, कि ये इनका काम क्या है, स्पोर्ट्स को आगे प्रमोट करना। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज को हम कहते हैं कि ये सेक्शन 8 की कंपनीज है, मतलब एनजीओ टाइप है, ये एक तरह से चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको कुछ राहतें दी हैं, लाइक कुछ उन्हें कंप्लायंसेस इतने फॉलो नहीं करने जो नॉर्मल कंपनी को करनी है। अगर मैं कंप्लायंस बोल रही हूँ तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट थोड़ा कम है, या फिर फीसिस वगैरह थोड़ी कम है, फीस नहीं इतनी देनी, या फिर बहुत सारी और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स वगैरह से उन्हें फ्री रखा गया है। पर उन्हें ये कहा जाता है कि आप कभी भी अपने नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं यूज करोगे, ये उन पे रिस्ट्रिक्शन भी है। एक रिस्ट्रिक्शन आ गई बच्चे, रिस्ट्रिक्शन ध्यान रखना, पहली रिस्ट्रिक्शन है कि वो डिविडेंड नहीं दे सकते। जहां जहां रिस्ट्रिक्शन आएगी ना, मैं नंबरिंग लगा दूंगी, आप भी लगा लेना और याद करना कि ये रिस्ट्रिक्शन है इस पे। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लाइसेंस इशू करेगी, मतलब सेक्शन 8 कंपनी हैज टू टेक, गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेगी, देन ओनली ही कैन गो टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन, तो पहले उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। और लाइसेंस देता कौन है, हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट, कि वो उनके देखेगी आपका कोर्स क्या है, इफ यू कैन सेटिस्फाई गवर्नमेंट रिगार्डिंग योर कोर्स, देन ओनली गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू लाइसेंस। कि जब भी उसे लाइसेंस मिलेगा, अगर उसे लाइसेंस मिल जाता है, बस गवर्नमेंट एक ये एक तरह से शर्त लगाती है कि लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड नाम आप उसमें यूज नहीं कर सकते अपने नाम। द रजिस्ट्रार शैल ऑन एप्लीकेशन, अब गवर्नमेंट से लाइसेंस मिल गया, फिर एप्लीकेशन डाली रजिस्ट्रार के पास कि हमारी कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी की तरह रजिस्टर्ड कर दो। ठीक है, तो इसके बाद हम जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो इस कंपनी को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं और बहुत सारी अलग से ऑब्लिगेशन भी। अब मिला है उन्हें लाइसेंस, अब लाइसेंस पे बहुत सारी चीजें हो सकती है। अगर लाइसेंस आपने गलत तरीके से लिया, या लाइसेंस ले चुके हो अब बाद में कुछ गलतियां कर रहे हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर कि वो आपके लाइसेंस को रिवोक कर सकती है। रिवोक करने का मतलब कैंसिल कर सकती है, यू कैन कैंसिल एनी टाइम योर लाइसेंस। ठीक है, अगर उसने देखा आप किसी भी एक्ट, किसी भी रिक्वायरमेंट को कॉन्ट्रावीन कर रहे हो, आप किसी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर रहे, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये करना चाहिए एंड आप वो नहीं करे, या फिर आपके अफेयर्स ऑफ द जो कंपनी है, आपकी कंपनी में जो काम चल रहा है वो फ्रॉड वाला काम चल रहा है, आप लोगों से फ्रॉड कर रहे हो,
आप पब्लिक इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ बहुत सी चीजें होती हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, दैट आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कुछ भी ऐसा कर रहे हो आप, या कोई भी तरीके से रजिस्ट्रार आपकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहता है, जो रजिस्ट्रार है उसने आपकी किसी नॉन कंप्लायंस के चलते आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपका लाइसेंस कैंसिल कर देगी, ठीक है। या फिर आपने किसी भी तरीके से आपके नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज कर लिया, तो फिर आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकते। मतलब दिस इज अ रिस्ट्रिक्शन, यू कैन नेवर यूज लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड नेम, ठीक है। बट बिफोर सच रेवोकेशन, आपका लाइसेंस कैंसिल करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव दैट कंपनी अ टाइम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि ये पूछा जाएगा उस कंपनी से कि आपका लाइसेंस कैंसिल क्यों ना किया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें एक रिटर्न नोटिस दे के अपनी इंटेंशन बताएगी दैट दे वांट टू रिजेक्ट या कैंसिल दैट पर्सन्स लाइसेंस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और आपका अगर लाइसेंस रिजेक्ट क्यों ना किया जाए इस चीज के बारे में आप आके सफाई दे सकते हो, आप आके हमसे बात कर सकते हो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को उसकी दी गई जो भी उसने सफाई दी, अपने बारे में कुछ बोला है कि नहीं सर मैंने ऐसा नहीं किया, प्रूफ कर दिया कि उसकी गलती नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर कैंसिल नहीं करेगी लाइसेंस, ठीक है। तो लाइसेंस कैंसिल करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रूफ होना चाहिए कि उस कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है, कोई कंपनी के अफेयर्स कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट गए हैं, उन्होंने लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज किया है, जिसके कारण रजिस्ट्रार ने उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट उनका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। पर लाइसेंस कैंसिल करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस इशू करेगी उस कंपनी को, नोटिस इशू करने के बाद उन्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी कि आके अपनी सफाई में कुछ क्या कहो, अगर कहना है तो फिर ही उनका जो लाइसेंस है वो रिजेक्ट किया जाए। इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिस दे दिया रेवोकेशन का, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि लाइसेंस आपका रद्द हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा जो भी चीज है, जो भी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए उसने काम शुरू किया, ठीक है, उसे वो मतलब वहीं से खत्म हो जाएगा, दैट कंपनी विल सीज टू एग्जिस्ट। और उसे ये ध्यान रखना है कि अगर उसने सेंट्रल गवर्नमेंट की इस चीज से बचना है, देन दे हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी रेगुलेशन, कि जिस चीज के लिए भी वो बनी है, अगर वो कंपनी सच कंपनी इंटेंड टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, अगर वो ये किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को कह दे कि सर हमने चलो बिजनेस कर लिया, उससे हमें जो प्रॉफिट हुआ है वी वांट टू यूज दैट इन दैट कोज ओनली, हम उसी काम में वो पैसे खर्च भी कर देंगे, ठीक है, और ये बोल रही है कि हम मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देंगे, तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट उनका लाइसेंस कैंसिल ना करे। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बताया है कि power of central government to issue license, section 8 allow the central government to register such person or association of person as a company with limited liability without the addition of word limited and private limited to its name by issuing a license। कहते हैं ये पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो जिसे चाहे उसे ही लाइसेंस देगा। The registrar shall on application register such company as a company under this section on register। अब रजिस्ट्रार उसके एप्लीकेशन पे उसे रजिस्टर कर देगा। जैसे ही आप रजिस्टर हो जाते हो तो आपके पास कुछ प्रिविलेजेस भी आएंगी और कुछ ऑब्लिगेशन भी आएंगे, ठीक है बच्चे, ये सारा रिपीट पे आ गया। उसके बाद में पेनल्टी और पनिशमेंट इन कॉन्ट्रवेंशन। पेनल्टी क्या लगेगी, एक अगर कंपनी कोई डिफॉल्ट करती किसी भी चीज का, मतलब उसे ये चीज फॉलो करनी चाहिए थी, किसी सेक्शन में कुछ लिखा हुआ था और दैट कंपनी डजंट फॉलो, तो कंपनी को पनिशमेंट मिलेगी, फाइन लगेगा। फाइन कितना लग सकता है, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का फाइन लग सकता है। और उसके जितने भी डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने भी इस डिफॉल्ट में उसका साथ दिया है, उनको सजा तक हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, कितने टाइम की हो सकती है, 3 सालों की। और डायरेक्टर्स को फाइन कितना लगेगा, 25,000 रुपीज टू लेके 25 लाख रुपीज। और विथ both and where it is proved that affairs of the company were conducted fraudulently, every officer in default shall be liable to action under section 447 that deals with fraud। मतलब हर इंसान जिसने गलती की है उसको कुछ ना कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको पनिशमेंट्स वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ के छोड़ देना। आगे बच्चे डोरमेट कंपनी। डोरमेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसे रजिस्ट्रार बंद करना चाहेगा, मतलब एक बार कंपनी को बंद करने से पहले रजिस्ट्रार उसे स्टेटस देता, उसका
जैसे ये समझो ये कंपनी है गोइंग कंसर्न वाली, ये एक लिस्ट है कंपनियों की जो अच्छे से काम कर रही हैं, जिसके रजिस्ट्रार के पास टाइम से डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, जिसके पास रजिस्ट्रार के पास सारे जितने भी एनुअल स्टेटमेंट्स हो गई, जितनी भी उसकी रिटर्न्स हो गई, जो भी एनुअल रिटर्न चाहिए, बोर्ड रिपोर्ट चाहिए, सब कुछ टाइमली पहुंच गया, तो ऐसी कंपनी का नाम रजिस्ट्रार गोइंग कंसर्न वाली लिस्ट में लिखता है। जैसे ही वो पर्सन कुछ गलत कर देता है तो उसका नाम वहां से काट के एक डोरमेट कंपनी की लिस्ट में डाल दिया जाता है। मतलब वो कंपनीज जो कुछ डिफॉल्ट कर रही हैं, जिन्होंने हो सकता है डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं किए या कुछ ऐसा किया है जो उन्हें करने से मना किया गया था, तो ऐसी कंपनी को बोलते हैं ये डोरमेट कंपनी। ये एक तरह से बच्चे इनएक्टिव कंपनीज मानी जाती हैं कि ये कंपनी चल ही नहीं रही, ये अगर हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचा रहे हैं तो रजिस्ट्रार यही समझेगा आपकी कंपनी चल ही नहीं रही। जैसे ही वो कंपनी डोरमेट स्टेटस से भी आगे निकल जाती है, लाइक रजिस्ट्रार ने बहुत टाइम दे दिया, नोटिस भी भेज दिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहे, फिर जाके रजिस्ट्रार उसकी कैंसलेशन करता है, उसे लिक्विडेशन के प्रोसेस में डाल देता है कि अब ये कंपनी डोरमेट से सीधा लिक्विडेशन में चली गई। ठीक है, so where a company is formed and registered under this act for a future project to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction, such as company or an inactive company may make an application to registrar in such manner as may be prescribed for obtaining the status of dormant company. अब कुछ कंपनी ये स्टेटस खुद लेने जाती है रजिस्ट्रार के पास कि हमारी कंपनी को डोरमेट डिक्लेयर कर दो। अब डोरमेट डिक्लेयर होने के लिए कम से कम 1 साल तक आपकी कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई तो आप डोरमेट कंपनी की तरह नहीं डिक्लेयर हो सकते। अगर ये 4 चीजें होंगी, ठीक है, तो रजिस्ट्रार विल थिंक, वो चाहे तो इसे इग्नोर भी कर सकता है। दीज आर इग्नोरेबल मैटर, छोटे छोटे मैटर, ठीक है, तो वो तभी मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ कि रजिस्ट्रार चाहे तो आपको डोरमेट डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज इससे बड़ी कोई बात होनी चाहिए, अगर इससे बहुत ज्यादा बड़ी बात हुई तो ऑब्वियसली आप सीधा सीधा डोरमेट डिक्लेयर हो जाओगे। बड़ी बात अगर मैं इन द सेंस बोलूं तो जैसे आपने अपनी एनुअल फाइलिंग नहीं की, नो एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तब भी आप डोरमेट डिक्लेयर हो जाओगे। ठीक है, या आपने कोई बड़ा फ्रॉड किया तब भी आप डोरमेट डिक्लेयर हो जाओगे। डोरमेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसे फॉर्म और रजिस्टर्ड किया गया था जब भी, तो उसे जिस भी काम के लिए रजिस्टर्ड किया गया था वो काम आप कर नहीं रहे हो, कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आपकी कंपनी में हो नहीं रही है, आपकी कंपनी एक तरह से इनएक्टिव कंपनी है, तो ऐसी कंपनी एप्लीकेशन डाल सकती है रजिस्ट्रार को कि प्लीज हमें डिक्लेयर्ड कर दो एज अ डोरमेट कंपनी, क्योंकि डोरमेट कंपनी को बहुत सारी मतलब चीजों से फिर राहत मिल जाती है कि ऐसा माना जाता है ये कंपनी बंद हो गई है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हर ट्रांजैक्शन को बोलेंगे, बस इन 4 ट्रांजैक्शन को नहीं बोलेंगे। पहले वो जहां पे फीस, कंपनी ने रजिस्ट्रार को सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शन में से फीस ही दी और कुछ नहीं दिया, या किसी भी तरह की पेमेंट ही सिर्फ हुई है छोटी सी जो लीगल रिक्वायरमेंट के लिए की गई थी, कोई भी सेल परचेज नहीं हुई हमारी फॉर्म में, किसी भी तरह की बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुई है हमारी फॉर्म में, ज्यादा से ज्यादा हमने सिर्फ अलॉटमेंट ऑफ शेयर किया है और कुछ काम नहीं किया फॉर्म में, या फिर हम सिर्फ अपनी ऑफिस और रिकॉर्ड को मेंटेन करने का खर्चा करें और कोई अपना काम चल ही नहीं रहा। जैसे मान लो कि आप एक कंपनी हो तो ऑब्वियसली आप कोई बिजनेस करना चाहते होगे तभी कंपनी बनाई है, या कोई प्रोफेशनल सर्विस देना चाहते होगे, आप इन वो काम कर ही नहीं रहे हो जिसके लिए आपने कंपनी बनाई। जैसे मान लो कि आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी बनाई है और आप वो काम कर ही नहीं रहे हो। ठीक है बच्चे, 1 साल, तकरीबन 1 साल तक तो आपको प्रूफ करना पड़ता है कि 1 साल के अंदर अंदर मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है, कि अगर किया है तो सिर्फ रजिस्ट्रार की फीस दी है, अगर दी है तो सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी की है, या सिर्फ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, या सिर्फ ऑफिस रिकॉर्ड मेंटेन किए, इससे ज्यादा और कोई काम नहीं किया कंपनी ने। जब आप ये चीज रजिस्ट्रार को प्रूफ कर दोगे और उसे एप्लीकेशन डाल दोगे, देन ओनली योर कंपनी कैन बिकम डोरमेट। आगे बच्चे, निधि कंपनी। निधि कंपनी से ऐसे समझना जैसे आपने अपने आसपास भी देखा होगा, कई लोग कमेटियां डालते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, ऐसे कई स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसके जरिए कुछ एरियाज में लोग मिलके मेंबरशिप लेते हैं। जब मतलब ये ऐसी कंपनी होती है जिसमें अलग अलग लोगों को मेंबरशिप दी जाती है और हर मेंबर जो होता है वो कुछ ना कुछ पैसे डिपॉजिट, सेविंग्स डिपॉजिट करने के लिए इस कंपनी में आता है। तो ये कंपनी उन पैसों का
अच्छे से इन्वेस्टमेंट करके उन्हें अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करती है, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करती है। एक तरह से जैसे एक दूसरे से मिल के सेविंग का काम चलता है ना, सेविंग का काम चल रहे हैं, छोटी छोटी आदतें सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि लोग सेविंग्स करें, तो वो ऐसी छोटी निधि कंपनीज एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट बनवाता है कि जिससे क्या होता है कि आप लोगों में, आम जनता में किसी भी तरह की सेविंग करने की आदत इनकरेज होती है। और उस कंपनी का काम होता है जिस भी पर्पस के लिए उसे फॉर्म किया गया है वो उसे अच्छे से फॉलो कर पाए। ठीक है, जैसे कि अगर उसका काम है लोगों से सेविंग्स करवाना, तो या वो सेविंग्स के ऊपर ध्यान देगी, लोगों का पैसा हैंडल करेगी, ठीक है, लोगों से डिपॉजिट्स लेगी। और उसके मेंबर्स को, ये भी हो सकता है किसी मेंबर को लोन की जरूरत पड़ जाए तो उसे आगे लोन भी देगी। ठीक है, तो बस जो उसके मेंबर्स होते हैं उन्हीं के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए वो काम करती है, मतलब आम जनता ने जो जो उसका मेंबर बनना चाहेगा उन्हीं के बेनिफिट के लिए काम चलता है। तो as per section 406, a company which has been incorporated as a निधि with the object of cultivating habit of thrift मतलब छोटी सी सेविंग्स करना, खर्चे कम करके सेविंग्स करना among its member, और मेंबर से वो क्या लेती है, डिपॉजिट लेती है। वैसे नॉर्मली कंपनी को पब्लिक डिपॉजिट लेने पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, तो निधि कंपनी का तो काम ही डिपॉजिट लेना होता है, तो वो भी पब्लिक डिपॉजिट नहीं, अपने मेंबर्स से डिपॉजिट ले, और अपने मेंबर्स को ही आगे वो लेंड भी कर सकता है फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। किसके लिए, अपने ही मेंबर्स के लिए, कि जैसे उनके अच्छा इंटरेस्ट कमा के देंगे वो, विच कंप्लाइज विद सच रूल। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह की कंपनी के लिए रूल्स बनाए हैं, अगर वो उन्हें अच्छे से फॉलो करती है, देन ओनली इट कैन बी कॉल्ड एज अ निधि कंपनी। ठीक है, बाकी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पीएफआई, पीएफआई में देखो दो तीन वर्ड है, मतलब तीसरा वर्ड तो चलो बस एम ही उसका वो एक तरह का नाउन ही है। जो फर्स्ट टू वर्ड्स है उनसे आपको क्या समझ में आता है, पब्लिक का मतलब थोड़ा गवर्नमेंट से रिलेटेड, या कोई ऐसी कंपनी जो जिसे एक छोटे से छोटा इंसान भी इंडिया का यूज करता हो, तो उसे कहते हैं वो एक तरह की पब्लिक कंपनी है। अब बीच में वर्ड आ रहा है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल का मतलब कोई ऐसी कंपनी जो किसी ना किसी तरीके से, जिसके पास लोगों के पैसे होते हैं, मतलब लोगों का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है उस कंपनी में, कि किसी ना किसी तरीके से आज या लोगों ने उसे पैसे दिए या कल को जाके इंडियन सिटीजन को उससे पैसे मिलने हैं, तो ऐसी हर कंपनी को हम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, जिसमें इंडिया के मोस्ट ऑफ लोगों ने अपना पैसा लगाया हो। जैसे अगर पहली कंपनी का नाम लो तो LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, हाफ से क्या 80% से ज्यादा इंडिया के लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस ज्यादातर LIC से ही करवाई हुई, तो लोगों का पैसा उन्हीं के साथ वेस्टेड है, उन्हीं के पास पड़ा है, और उन्हीं से ही लोगों को पैसा रूट होगा, तो इसलिए उनको एक तरह से पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा गया। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जितना भी इंडिया में रोड्स वगैरह बनते हैं, ओवर ब्रिज बनते हैं, उन सब की तरफ जितनी भी डेवलपमेंट के काम होते हैं वो सारे यही कंपनी देखती है, तो ये भी एक तरह के पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने वाली कंपनी है। और ये ऐसा नहीं है कि रोड बनाती है, उसको बनाने में जो खर्चा होगा कहाँ से आएगा, कितना सेंट्रोल गवर्नमेंट दे रही है, कैसे वो खर्चा अरेंज होगा, कौन सी कंपनी को कितने पैसे देने हैं, ये सारी चीजें ये कंपनी हैंडल करती, पैसों से रिलेटेड। इसके अलावा एक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी है, ये बच्चे ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड्स आपने सुना होगा। म्यूचुअल फंड्स पहले इन्हीं के अंदर UTI चलते थे, ठीक है, अब तो म्यूचुअल फंड्स की और भी बहुत सारी कंपनी है, तो ये UTI भी एक तरह से पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बुलाई जाती है। इसके अलावा बच्चे ये जो फोर्थ पॉइंट है इसमें कहा गया है इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 4A2, कहते हैं ये तो होगी तीन कंपनी, पहली कंपनी LIC, दूसरी IDFCI, तीसरी है UTI। इनके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जिस कंपनी को भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर देगा वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन जाएगी, ठीक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कैसे करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हेल्प से, RBI की हेल्प से ये नोटिफिकेशन निकालता है कि कौन सी कंपनी को हम PFI बोलेंगे। तो यहाँ पे बच्चे याद करने वाला मतलब कैच क्या है इस पॉइंट में, कि आपने नाम याद रखने कि कौन सी कंपनीज है जिनको गवर्नमेंट डिक्लेयर कर चुका है और जिनको गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है, ऐसी कंपनियां भी। पहली कंपनी LIC, दूसरी है IDFCL, तीसरी है UTI, ठीक है, चौथी वो कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। अब इन कंपनीज को कभी भी हम इंस्टीट्यूशन नहीं बोल सकते, प्रोवाइडेड दैट नो इंस्टीट्यूशन शैल सो नोटिफाइड
कि अनलेस इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट, हम उसे तभी तभी हम पीएफआई बोलते हैं, ठीक है, जब वो सेंट्रल या स्टेट के कंट्रोल में हो। जैसे एलआईसी के अंदर ज्यादा स्टेक गवर्नमेंट के पास है, वो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, बहुत बार उसे कोशिश की गई है प्राइवेटाइजेशन करने की, ठीक है, बट वो प्राइवेट कंपनी नहीं है। हालांकि उसे पब्लिक, इन सभी कंपनियों को गवर्नमेंट ने पब्लिक जरूर किया हुआ है। आप चाहो तो आप एलआईसी के शेयर खरीद सकते हो, फिर भी उसमें स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तभी बोला गया नॉट लेस देन 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड और कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। वही बच्चे, इसको अगर मैं डिवाइड करके समझाऊं, हमारी वही गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन, या तो उसमें या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो और स्टेट गवर्नमेंट के पास, और पार्टली बाय सेंटर और पार्टली बाय स्टेट। इनमें से अगर कुछ भी मीट होता है, 50% से ज्यादा स्टेट इन तीनों में से किसी एक के पास होना चाहिए। अगर है तो तभी वो पीएफआई कहला सकते हैं, अदरवाइज वो पीएफआई नहीं बन सकते। ठीक है, एक बार रिपीट कर रही हूँ, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तक कौन सी इंस्टीट्यूशन को पीएफआई बोला है? पहली है एलआईसी, दूसरी है आईडीएफसीएल, तीसरी है यूटीआई, और चौथी वो कोई भी दे सकता है। फिर भी हम ये जरूर ध्यान रखेंगे किसी को पीएफआई कहने से पहले कि क्या उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप है। ओनरशिप कैसे प्रूफ होगी? अगर उसके पास 50% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर और स्टेटमेंट दोनों के पास मिला के 50% से ज्यादा। ठीक है, एक बार रीड एक तरह से उसकी रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे। ठीक है, जो प्रमोटर है वो, ठीक है, वही कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। वही वो लोग होते हैं जिन्होंने पहली बार कंपनी बनाने के बारे में सोचा होता है। इट शुड हाउएवर बी नोटेड दैट पर्सन एक्टिंग ओनली इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, एग्जाम्पल, जैसे जब कंपनी बनती है तो कई बार कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो जस्ट कंपनी में, जैसे सॉलिसिटर हो गया, बैंकर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, उनका काम क्या है? कंपनी बनाने के प्रोसेस में हेल्प करना। वो जस्ट हेल्प कर रहे हैं, दैट डजंट मेक देम प्रमोटर। ऐसे तो फिर हर बैंक, हर कंपनी का प्रमोटर बन जाएगा। मतलब प्रमोटर वो लोग हैं जिन्होंने इनको काम दिया करने के लिए कि हमारी कंपनी बना दो। ठीक है, तो इन लोगों को प्रमोटर नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता है जिनकी कंपनी और वो कंपनी बनाना चाहते। कंपनी एक्ट 2013 में प्रमोटर की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में, ऐसे बंदे जिनका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा जाएगा, पहला प्रोस्पेक्टस कंपनी का, ठीक है, और जिन्हें एनुअल रिटर्न में भी बताया जाएगा कि ये लोग हमारे प्रमोटर है, जिनका नाम राइट डाउन किया जाएगा, या जिनका कंपनी के काम के ऊपर पूरा कंट्रोल है। कंट्रोल इन द सेंस उनके डायरेक्शन से काम चल रहा है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। हो सकता है ये प्रमोटर आगे जाके शेयर होल्डर बन जाए, हो सकता है ये प्रमोटर आगे जाके डायरेक्टर बन जाए। कोई भी ये पोजीशन लेंगे तो ये कंपनी के अफेयर्स में इनका पार्टिसिपेट हो रहा है ना। तो ऐसा पर्सन जिसका नाम कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में लिखा है, ऐसा पर्सन जो कंपनी के काम करता है आगे जाके, इसके अलावा उस, या वो खुद नहीं कर रहा तो उसकी एडवाइस से काम किया जा रहा है, मतलब उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चूज किया, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को काम करने की इंस्ट्रक्शन देता है, तो उस पर्सन को प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, पहला बात प्रोस्पेक्टस में नाम लिखा हो, दूसरी बात कंपनी के अफेयर्स वो डायरेक्टली चला रहा हो, ठीक है, तीसरी बात वो एडवाइस करता है उन्हें काम करने के लिए। तो ये तीनों कैटेगरीज में वो प्रमोटर बन सकता है। ठीक है, आगे बच्चे इनकॉर्पोरेशन करने के क्या रूल है, ध्यान रखना, सेक्शन याद रखना है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन सेक्शन नंबर 7। ठीक है, रीड विद द इनकॉर्पोरेशन रूल्स है कुछ कंपनी के, आपने ये वर्ड लिख के आना है, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। एक्ट आया था 2013 में, 2014 में रूल्स आए थे इनकॉर्पोरेशन के। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना है, लिख के आना है साथ में, सेक्शन 7, रीड विद द रूल्स। कौन से रूल्स? 2014 1। सबसे पहले कहते हैं कि आपको ये सोचना पड़ेगा बैठ के कि आपने कौन से तरह की कंपनी बनानी है, क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज पढ़े, तो आपको ये सोचना पड़ेगा, आपने ओपीसी बनानी है तो अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्राइवेट कंपनी बनानी है तो 2 बंदे चाहिए, पब्लिक कंपनी बनानी है तो 7 बंदे चाहिए, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनानी है तो सेक्शन 8 के अंदर परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो पहले तो आप ये डिसाइड करोगे कि आप कौन सी कंपनी बनना चाहते हो, फिर प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट अपनी चेक करोगे, जैसे कंपनी की एप्लीकेशन डालने के लिए, चाहे वो पब्लिक है, प्राइवेट है, ओपीसी है, डायरेक्टर तो चाहिए ना उसमें,
जो डायरेक्टर है, जैसे हमने एलएलपी में पढ़ा था कि डेजिग्नेटेड पार्टनर का आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है, ऐसे ही यहाँ पे डायरेक्टर्स का डिन नंबर लेना पड़ता है। जैसे आप सबके पास अपने अपने आधार कार्ड है ना, उस पे आपका आधार कार्ड का नंबर यूनिक होता है, ऐसे ही डायरेक्टर्स का भी नंबर यूनिक होता है, एक डिन नंबर होता है, वो एक इंसान को एक ही अलॉट होता है। मतलब अगर मिस्टर ए डायरेक्टर है, उसके पास एक डिन नंबर है, ठीक है, ये डिन नंबर है उसके पास, वो एबीसी कंपनी में भी डायरेक्टर है, डीईएफ कंपनी में भी डायरेक्टर है, ठीक है, कोई और जी कंपनी है उसमें भी डायरेक्टर है। जिस भी कंपनी में वो डायरेक्टर है वहां को ये सेम डिन नंबर देगा, सब जगह उसका यही डिन नंबर चलेगा। तो आप जिनको डायरेक्टर बनाना चाहते हो, पहले आपको ये उनसे पूछना पड़ेगा कि उनके पास ऑलरेडी डिन नंबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनके डिन नंबर की एप्लीकेशन कंपनी के एप्लीकेशन के साथ ही डल जाती। तो जिन भी कंपनी, जिसको भी आप डायरेक्टर बनाना चाहते हो, एटलीस्ट एक डायरेक्टर के डिजिटल सिग्नेचर तो जरूर चाहिए। अब डिजिटल सिग्नेचर कल की क्लास में भी डिस्कस हो गया था। डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं? एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, पेन ड्राइव टाइप के सिग्नेचर होते हैं, जिससे एक पीडीएफ के ऊपर एक मार्क बन जाता है कि ये पीडीएफ पर्टिकुलर डिजिटली साइंड है इस पर्सन के द्वारा। तो उस पर्सन के डिजिटल सिग्नेचर भी होने चाहिए और हर डॉक्यूमेंट पे ये डिजिटल सिग्नेचर लगाए जाएं, ठीक है। ये तो हो गया अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करो। अब प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा? सबसे पहले कंपनी के नेम अप्रूवल की एप्लीकेशन डाली जाएगी, उसे कहते हैं रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन डाल। अब रिजर्वेशन के लिए आरओसी की वेबसाइट पे जाके, वहां पे एमसीए पे जाके आपको ये लिखना पड़ता है कि मेरा ये नाम मैं लेना चाहता हूँ, फिर नीचे उसके साथ में उसका ऑब्जेक्ट बताना पड़ता है कि आपकी कंपनी क्यों बन रही है। मान लो हमारी कंपनी हेल्थ केयर कंपनी, तो हम वहां पे लिखेंगे हेल्थ केयर कंपनी, ऊपर कंपनी का नाम लिखेंगे, तो वहां पे शो हो जाएगा ये काम, ये नाम रिजर्वेशन के लिए अवेलेबल है या नहीं। जैसे कई नाम हो सकते, किसी और कंपनी का है तो हमें नहीं मिलेगा, किसी और एलएलपी का है तो हमें नहीं मिलेगा, उस नाम का किसी ने ट्रेडमार्क ले रखा है तब भी हमें नहीं मिलेगा। वही सेम रूल्स जो हमने एलएलपी में पढ़े कि नाम रिजर्व करवाना पड़ता है सबसे पहले, क्योंकि कंपनी का नाम यूनिक होता है, कोई और कंपनी सेम नाम नहीं रख सकती, ठीक है। उसके अलावा आपको बना के देना पड़ता है अपना एमओए और एओए, ठीक है। एमओए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक तरह से डिटेल्ड आपके कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है कि आप उसमें लिखते हो कि कौन कौन आपके मेंबर्स हैं, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी लाइबिलिटी कैसी है, आपकी कैपिटल कैसी है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीजें मेमोरेंडम में लिखी जाती हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है कि आप काम कैसे करोगे। अगर आपका डायरेक्टर काम करेगा तो वो काम कैसे करेगा, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग तरह के फॉर्म है। इन फॉर्म्स को उठा के फिर हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल कर देते हैं। शेयर्स बताओ बच्चे क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनी एक्ट कहता है कि शेयर का मतलब होता है कि शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, कंपनी के पास कितनी कैपिटल है, कंपनी में किसने कितने पैसे लगाए हैं, उनको उनके पर शेयर की वैल्यू से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे, ठीक है। उसमें कंपनी के स्टॉक भी आते हैं। तो जो शेयर होते हैं दैट आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी, वो नंबरिंग में होता है, वो नंबरिंग है, एक तरह से पैसे नहीं है। शेयर आपके पास कितने हैं उससे डिसाइड होगा कि आपके राइट्स क्या हैं, आपकी लाइबिलिटीज क्या। अगर आपके पास शेयर ज्यादा है तो आपके राइट्स उस हिसाब से होंगे, अगर आपके पास शेयर ज्यादा है तो आपकी लाइबिलिटी उस हिसाब से होगी। अ शेयर इज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी। जितने शेयर आपके पास है, जैसे कंपनी अगर डिविडेंड पे डिक्लेयर करती है ना, ऐसे डिक्लेयर करती है ₹10 पर शेयर, तो ये देखा जाता है आपके पास कितने शेयर है। अगर ए के पास 1000 शेयर है तो उसे कितना डिविडेंड मिलेगा? 10,000। बी के पास 1500 शेयर है तो उसको कितना डिविडेंड मिलेगा? 15,000, ठीक है। तो आपकी इस नंबरिंग पे डिपेंड करता है कि आपको कितने वोटिंग राइट्स मिलेंगे, आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, अगर एसेट बिक है तो उसमें आपका क्या हिस्सा होगा, बाउंड अप होने के बाद, कंपनी बंद होने के बाद आपको कितना हिस्सा मिलेगा। मतलब जैसे प्रॉफिट पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखी जाती है ना, यहाँ पे किसके पास कितने शेयर है उस हिसाब से देखा जाता है कि इसको कितना प्रॉफिट शेयरिंग देनी, मतलब डिविडेंड कितना देना। शेयर और डिवेंचर और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन अ कंपनी शेल बी मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब उस मेंबर की मर्जी है, वो चाहे किसी को भी सेल कर सकता है विद हिज ओन
कंसेंट, वो उसे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज देखनी पड़ेगी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिशन देता है या नहीं देता। जैसे प्राइवेट कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन है, पब्लिक कंपनी पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो एक बार कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उठा के पढ़ लेना कि उसने कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई शेयर बेचने पे, अगर लगाई है तो उसे फिर मानना पड़ेगा। Every share in a company having a share capital shall be distinguished by its distinctive number। मतलब नंबरिंग के हिसाब से हम देखेंगे किसके पास कितने शेयर, कि नंबर्स 5 शेयर है, 10 शेयर है, 20 शेयर, उससे ही पता लगेगा किसके पास कितने शेयर। This shall not apply to a share held by a person whose name is entered as holder of beneficial interest in such share in record of a depository। अब एक डिपोजिटरी होता है, पब्लिक डिपोजिटरी, जिसके पास एक लिस्ट होती है। जैसे मान लो कंपनी के पास 10 शेयर होंगे, तो उसके पास ऐसे लिस्ट बनी होगी सब शेयर्स की, और उसके सामने वो लिखेगा ये शेयर इसके पास है, ये शेयर इसका है, मतलब ओनर के नाम लिखे होंगे, शेयर होल्डर रजिस्टर बनाया हो। अब कई बार शेयर नहीं बेचा जाता, पर शेयर का बेनिफिट बेच दिया जाता है, बेनिफिट पार्ट दे दिया, बेनिफिशियल किसी को दे दिया। मतलब शेयर हमारे पास ही है, डिविडेंड जब भी मिलता है उससे मिलता है, बोनस जब भी मिलता है उससे मिलता है, हमने किसी को बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं वो बेनिफिट वाला बंदा मेरा शेयर होल्डर बन गया, नो। जिसके पास ये एक्चुअल शेयर पड़े वही मेरा शेयर होल्डर हो, ठीक है। उसके अलावा अगर शेयर कैपिटल के टाइप्स की बात करूं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, सबसे पहले कंपनी जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करती है, कंपनी जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करती है, उस टाइम पे वो रजिस्ट्रार को बोल के ये बताएगी, ही विल मेंशन इन हिज एप्लीकेशन कि उसे ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, हाउ मच ऑथराइज कैपिटल दे वांट टू इशू। जैसे मान लो उन्होंने कहा हमें 1 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल रखनी, तो इसका मतलब हो सकता है उन्होंने 10,000 शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स, और फेस वैल्यू पर शेयर उन्होंने कितनी रखी है, 10 रुपए, तभी ये बना 1 लाख। 10 रुपए का एक एक शेयर है, 10,000 शेयर कंपनी ऑथराइज करवाना चाहती। ऑथराइज किससे करवाए जाते हैं, रजिस्ट्रार से। रजिस्ट्रार से कहा जाता है कि सर हम मैक्स टू मैक्स, इसे बोलते हैं एक तरह की मैक्सिमम लिमिट, इसके ऊपर एक भी शेयर आप और इश्यू नहीं कर पाओ। आपका मन है आपने 1 लाख के शेयर 2 लाख बना देने, मतलब 1 लाख के और शेयर लेने, तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने रजिस्ट्रार से परमिशन ली है सिर्फ 1 लाख। इससे कम कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हमने रजिस्ट्रार से ऑथराइज करवाई है कि सर हमारी लिमिट इतनी है, हम यहां तक की कैपिटल की इश्यू करेंगे और आप इस पे साइन कर दो। अब ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि गवर्नमेंट हर टाइप ऑफ कैपिटल पे अलग तरीके से स्टैंप ड्यूटी लेती है। अगर आपकी कैपिटल 1 लाख की है तो आपको अलग फीस देनी है, अगर आपकी कैपिटल 10 लाख की है तो आपको अलग फीस देनी है। तो इसलिए ऑथराइज्ड कैपिटल से 1 पैसा ऊपर गवर्नमेंट आपको इश्यू नहीं करने देगी, ठीक है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल उसका दूसरा नाम है बच्चे नॉमिनल कैपिटल, मतलब जिसे हम नॉमिनली लिखवा के आते हैं। सच कैपिटल एज इट इज ऑथराइज्ड बाय मेमोरेंडम, पहली बार या फिर बार बार आप उसमें चेंजेस भी करा सकते हो, पर चेंजेस करेगा कौन, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ही परमिशन देगा। तो इसे एक तरह से बोला जाता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कि इतनी ही जो शेयर कैपिटल है वो इश्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है बच्चे इशूड कैपिटल, ठीक है। चलो, इशूड कैपिटल का मतलब होता है बच्चे जितनी कैपिटल इस 1 लाख में से ऑथराइज्ड कैपिटल में से कंपनी ने इशू की है। जैसे मान लो ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख की, कंपनी ने सिर्फ 80,000 के कैपिटल इशू की है, मतलब 80,000 के कैपिटल कंपनी लोगों को बेचना चाहती है, लोगों को 80,000 के बदले शेयर होल्डर बनाना चाहती है, तो 20,000 अभी वो इशू नहीं करी, तो 20,000 अनइशूड कैपिटल है, 80,000 इशूड है। मतलब कंपनी की मर्जी होती है, उसने परमिशन तो ले ली 1 लाख की, उसकी मर्जी है उसने 1 लाख की कैपिटल इशू करनी है या नहीं करनी है। तो अगर कंपनी डिसाइड करे तो कम की कैपिटल भी इशू कर सकती है। तो जितनी कंपनी ने डिसाइड टू इशू कि मैं लोगों को दूंगी, उसमें से पीपल अप्लाई फॉर, लोग कितनी कैपिटल खरीदते हैं उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हो सकता है 80,000 में से सिर्फ लोगों ने 70,000 के शेयर खरीदे, 10,000 के शेयर खरीदने कोई आया ही नहीं। तो इट्स अ काइंड ऑफ कि लोगों ने सब्सक्राइब कम किया है, हमने इश्यू ज्यादा किया है, सब्सक्राइब कम किया है। हालांकि सब्सक्राइब को लेके एक रूल है कि 90% सब्सक्रिप्शन जरूर होनी चाहिए,
कि 90%, जैसे 72,000 तो मिनिमम सब्सक्राइब जरूर होनी चाहिए, तो 72,000 की अमाउंट अलग हो सकती है। फिर इसमें से भी ये हो सकता है कि शेयर थे 10 रुपए के, पर कंपनी ने मंगवाए सिर्फ 8 रुपए। कितने पैसे मंगाए? सिर्फ 8 रुपए। तो 8 रुपए को कहते हैं बच्चे कॉल्ड अप कैपिटल या फिर पेड अप कैपिटल, कि 8 रुपए ही मंगवाए गए। ये जो 2 रुपए होते हैं इसे कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल या फिर अनपेड कैपिटल, कि अभी ये कैपिटल मंगवाई नहीं गई। ठीक है, तो कैपिटल कितनी तरह की है? सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, मैक्सिमम जितनी कंपनी परमिशन लेती है कैपिटल इशू करने के लिए, उसमें से फिर कंपनी अपनी मर्जी से जितनी इशू करती है, लोगों को अवेलेबल करती है, उसको कहते हैं हम इशूड कैपिटल। उस कैपिटल में से जितने लोग आके खरीद लेते हैं हमारे कैपिटल को, हमारे कैपिटल को सब्सक्राइब करते हैं, उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कई बार हम पूरे शेयर नहीं मंगवाते, हम कहते हैं बस थोड़ी पेमेंट दे दो, तो उसे जितनी पेमेंट भी हमने मंगवाई होती है उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, जितनी नहीं मंगवाई होती है उसे कहते हैं अनपेड कैपिटल। ठीक है, तो वही डेफिनेशंस दी हुई है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय मेंबर्स, कि हमारी इशूड कैपिटल में से किसी ने सब्सक्राइब की है, जितनी ली है, खरीदी है हमारी कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जो हमने मंगवाई है, मीन सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। जैसे 10 रुपए में से सिर्फ 8 रुपए मंगाए, तो वो 8 रुपए मेरी कॉल्ड अप कैपिटल है, जितना कंपनी अभी लेना चाहती। पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल, पेड अप मीन्स सच एग्रीमेंट अमाउंट ऑफ मनी credited as paid up as equivalent to the amount received as paid up in respect of share issued, and also include any amount credited as paid up in respect of shares of the company but does not include any other amount received in respect of such share whatever name called। कहता जितने पैसे कोई शेयर होल्डर हमारे शेयर्स के बदले में देता है उसे ही पेड अप बोलते हैं। अगर उसने किसी और काम के लिए पैसे दिए, ऐसा लोन दिए या कुछ और पैसे दिए, तो उसे उसकी पेड अप कैपिटल नहीं बोला जाता। जो पैसे उसने शेयर खरीदने के लिए दिए उसे ही पेड अप कहते हैं, कि जैसे 8 रुपए दिए हैं उसने शेयर के बदले में, तो उसे ही पेड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है, आगे बच्चे अगर टाइप्स के हिसाब से देंगे, ये आपको अच्छे से पता है। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है? जिसमें वोटिंग राइट्स होते हैं, जिसमें आपको डिविडेंड मिलता है, जिसमें आप कंपनी के ओनर बन जाते हो। बच्चे इशूड कैपिटल जो कंपनी इशू करती है, मतलब नंबर ऑफ शेयर अवेलेबल करवाती, कितने नंबर ऑफ शेयर वो लोगों को बेचना चाहते हैं, उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है इन शेयर्स के बदले में उसने पैसे कितने मंगवाए। 10 रुपए जैसे इशू किए, मान लो उसने 7,000 शेयर, वो हो गई इशूड कैपिटल। पैसे मंगवाए उसने 8 रुपए, तो ये हो गया कॉल्ड अप कैपिटल, ये 8 रुपए कॉल्ड अप है। मतलब इशूड कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स पूरे 10 रुपए की फॉर्म में होती है, और कॉल्ड अप कैपिटल पूरा वो जितना आपने आपकी पेमेंट आई उसके फॉर्म में होती है। तो अगर इसे मैं नंबरिंग में भी लिखवाऊं, तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग इशूड कैपिटल कितनी हो गई? 70,000 की। ठीक है, इशूड कैपिटल कितनी हुई? 70,000 की। अगर पेड अप कैपिटल की बात करूं तो 7,000 के हिसाब से। आगे बच्चे, अब प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जिसमें डिविडेंड राइट आपके प्रेफर्ड होते हैं। प्रेफर्ड इन द सेंस कि आपको इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड मिलेगा, आपका इक्विटी शेयर से पहले रिपेमेंट हो जाएगी। और प्रेफरेंस शेयर में एक खास बात होती है, उसकी एक्सपायरी डेट पहले से डिसाइडेड होती है कि उसकी रिपेमेंट कब करनी है। ठीक है, इक्विटी शेयर में कुछ नहीं पता होता कब इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक करेगी, बायबैक कंपनी की ऑप्शन होती। पर प्रेफरेंस शेयर कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं होती, कंपनी को उस दिन पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर का जो शेयर सर्टिफिकेट बनता है ना, उसमें पहले से लिखा जाता है परसेंटेज, कितना डिविडेंड देना है। जैसे मान लो 10% प्रेफरेंस शेयर, तो 10% डिविडेंड देना ही देना है। उसके अलावा यह लिखा जाता है रिडम्पशन डेट क्या है। रिडम्पशन मतलब किस दिन उसकी पेमेंट होगी, ये चीजें पहले से फिक्स्ड होती और उसको हर चीज में प्रेफरेंस दी जाती। अगर कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, इनकी पेमेंट पहले हो गई, इक्विटी शेयर्स की पेमेंट बाद में होगी, तो उन्हें हर जगह पे प्रेफरेंस दी जाती। ठीक है बच्चे, बस यही टाइप ऑफ कैपिटल है। अब सिर्फ हमारा इनकॉर्पोरेशन, एमओए और एओए रह गया, जो हम कल की क्लास में करेंगे और ये खत्म हो जाएगा।